नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम फिग्मा की बात कर रहे हैं। फिग्मा के बारे में एक मजेदार बात है। चाहे आप इसे 6 महीने से इस्तेमाल कर रहे हो या 6 साल से, इसमें हमेशा कुछ न कुछ ऐसा छुपा होता है जो आपको हैरान कर सकता है। तो आज हम यही करने वाले हैं। हमारे पास फिग्मा की बुनियादी चीजों पर कुछ नोट्स और आर्टिकल्स हैं और हमारा मकसद है कि हम इन साधारण से दिखने वाले टूल्स के पीछे छिपे सीक्रेट्स को उजागर करें। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये टूल्स क्या करते हैं, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये हमारे काम करने के तरीके को कैसे बदल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये असली जादू मतलब शॉर्टकट्स या फीचर्स को रटने में नहीं है। असली जादू ये समझने में है कि उन्हें कब और क्यों इस्तेमाल करना है। एक छोटा सा सीक्रेट जानने से डिजाइन बनाने में लगने वाला समय घंटों से मिनट्स पर आ सकता है। आज हम उन्हीं सीक्रेट्स की पड़ताल करेंगे। से बुनियादी टूल से जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता, मूव टूल यानी वी। हम सब जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स को चुनने और हिलाने के लिए है, लेकिन इसकी असली पावर कुछ छिपी हुई ट्रिक्स में है। हाँ, जैसे कि एक बहुत काम की ट्रिक है जिसे मैं हर रोज इस्तेमाल करता हूँ। जब आप एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके ऑप्शन या विंडोज पर ऑल्ट की दबाकर दूसरे ऑब्जेक्ट पर माउस ले जाते हैं, तो फिग्मा तुरंत उन दोनों के बीच की दूरी दिखा देता है। ये अलाइनमेंट और स्पेसिंग के लिए किसी जादू की तरह काम करता है। कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ सटीक पिक्सल। और उसी ऑल्ट की को दबाकर अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करें तो वो तुरंत कॉपी हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत समय बचाती हैं। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है, कभी-कभी जब मैं किसी ग्रुप या आइकॉन का साइज बदलती हूँ तो उसकी बॉर्डर या तो बहुत मोटी हो जाती है या अजीब तरह से पतली। क्या इसका मूव टूल से कोई लेना देना है? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही आम समस्या है और इसका सीधा कनेक्शन है मूव टूल और स्केल टूल के फर्क से। अच्छा, जब आप मूव टूल से किसी चीज का आकार बदलते हैं तो फिग्मा सिर्फ उस शेप के डायमेंशन को बदलता है, लेकिन उस पर लगे स्ट्रोक यानी बॉर्डर और इफेक्ट्स को नहीं। इसलिए 2 पिक्सल का स्ट्रोक 2 पिक्सल का ही रहता है, चाहे आप शेप को कितना भी बड़ा कर दें। ओहो, तो इसीलिए वो मोटा या पतला दिखने लगता है। बिल्कुल, यहीं पर स्केल टूल के काम आता है। स्केल टूल न सिर्फ शेप का आकार बदलता है, बल्कि उस पर लगे स्ट्रोक, रेडियस और दूसरे इफेक्ट्स को भी उसी अनुपात में स्केल करता है। तो अगर आपको एक आइकन को 50% छोटा करना है और आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल वैसा ही दिखे, तो स्केल टूल आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ये एक छोटा सा अंतर है, लेकिन डिजाइन की कंसिस्टेंसी के लिए बहुत जरूरी है। ये तो बहुत बड़ी उलझन सुलझ गई। अब शेप्स पर आते हैं। रेक्टेंगल टूल आर तो सीधा साधा है, कोनों को गोल करने की सुविधा अच्छी है। पर एलिप्स टूल ओ को मैं हमेशा सिर्फ सर्कल या ओवल बनाने के लिए ही इस्तेमाल करती थी। मुझे पता ही नहीं था कि इसमें एक छिपा हुआ खजाना भी है। आप आर्क टूल की बात कर रही हैं। हम सब ने कभी न कभी एक परफेक्ट लोडिंग स्पिनर या डोनट चार्ट बनाने में स्ट्रगल किया है। हाँ, है ना? हाँ, बहुत। कई अलग अलग शेप्स को काटना और जोड़ना पड़ता है। पर एलिप्स टूल में एक ऐसा सीक्रेट है जो इस काम को 10 सेकंड का बना देता है। कैसे? जब आप एक सर्कल बनाते हैं तो उस पर होवर करने पर एक छोटा सा हैंडल दिखता है जिस पर आर्क लिखा होता है। उसे पकड़कर खींचने से आप उस सर्कल को एक पाई चार्ट, एक डोनट या एक टूटी हुई रिंग में बदल सकते हैं। इसमें 3 अलग अलग हैंडल्स होते हैं, स्टार्ट, स्वीप और रेशियो। अरे वाह! ये आपको उस शेप पर पूरा कंट्रोल देते हैं। ये डिजाइन सिस्टम में प्रोग्रेस इंडिकेटर्स बनाने के लिए कमाल का टूल है। अच्छा, अब सीधी लाइनों की बात करते हैं। यहाँ भी एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है। लाइन टूल एल और पेन टूल से बनी लाइन में क्या फर्क है? दिखती तो एक जैसी हैं। दिखने में एक जैसी हैं, पर फिग्मा उन्हें बहुत अलग तरीके से समझता है। लाइन टूल से बनी लाइन को फिग्मा एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखता है, जिसकी एक लंबाई है और एक एंगल। आप बाद में प्रॉपर्टीज पैनल में जाकर उसकी लंबाई को 100 px से 150 px या एंगल को 45 डिग्री से 90 डिग्री कर सकते हैं। अच्छा, तो उसमें ज्यादा कंट्रोल होता है। हाँ, लेकिन पेन टूल से बनी लाइन सिर्फ 2 बिंदुओं के बीच का एक रास्ता है। आप उन बिंदुओं को हिला सकते हैं, लेकिन आप सीधे सीधे उसकी लंबाई या एंगल को नंबर डालकर नहीं बदल सकते। और एक मजेदार बात बताऊं? बताइए। एरो टूल, शिफ्ट एल की शायद जरूरत ही नहीं है। किसी भी लाइन को चुने, स्ट्रोक प्रॉपर्टीज में जाएं और वहां आपको उसके दोनों सिरों को अलग अलग तरह के एरो में बदलने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो एक सीधी लाइन को एरो में बदलना इतना आसान है। लेकिन क्या हो अगर हमें सीधी लाइनों से कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना हो,
जैसे कि एक हेक्सागन या एक स्टार। यहीं पर पॉलीगॉन और स्टार टूल्स काम आते होंगे। हाँ, और उनमें साइड्स या कोनों की संख्या बदलना बहुत आसान है, लेकिन पॉलीगॉन के साथ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो नए डिजाइनर्स को परेशान करती है। आप उस अजीब से एक्स्ट्रा स्पेस की बात कर रहे हैं जो उसके बाउंडिंग बॉक्स में होता है। हाँ, वही नीला बॉर्डर। उससे अलाइनमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही, उसे ठीक करने का एक तरीका है पॉलीगॉन को फ्लैटन करना। शॉर्टकट है कमांड ई या कंट्रोल ई। इससे वो एक्स्ट्रा स्पेस हट जाता है और बाउंडिंग बॉक्स शेप के किनारों पर चिपक जाता है। लेकिन इसमें एक खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? मैं ये अपने अनुभव से बता रहा हूँ। एक बार मैंने एक आइकॉन सेट में सभी पॉलीगॉन्स को अलाइन करने के लिए फ्लैटन कर दिया। फिर क्लाइंट का फीडबैक आया, क्या हम इसे 6 की जगह 5 भुजाओं वाला बना सकते हैं? ओह नहीं। फ्लैटन करने के बाद आप भुजाओं की संख्या नहीं बदल सकते। मुझे सारे आइकॉन फिर से बनाने पड़े। तब से मैं फ्लैटन करने से पहले 2 बार सोचता हूँ और हमेशा एक कॉपी बना के रखता हूँ। यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। अब एक ऐसे फीचर की बात करते हैं जो डिजाइन में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन सुंदर टच जोड़ता है, कॉर्नर स्मूथिंग। मैंने सुना है कि एप्पल अपने आइकॉन्स के लिए इसका इस्तेमाल करता है। यह सामान्य गोल कोनों से अलग कैसे है? ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एप्पल ने iOS 7 के साथ स्क्विरकल का कॉन्सेप्ट पेश किया। ये एक साधारण गोल कोने वाले वर्ग जैसा दिखता है, लेकिन इसका कर्व ज्यादा नेचुरल और ऑर्गेनिक होता है। मतलब एक सामान्य राउंडेड कॉर्नर थोड़ा मैकेनिकल लगता है, पर स्क्विरकल देखने में ज्यादा प्लीजिंग होता है, जैसे नदी का कोई चिकना पत्थर। बिल्कुल। तो फिग्मा ने इसे अपने टूल में शामिल कर लिया। अच्छा, कैसे? फिग्मा ने कॉर्नर स्मूथिंग के नाम से एक स्लाइडर दिया है। अगर आप कॉर्नर रेडियस सेट करने के बाद इस स्लाइडर को बढ़ाते हैं तो कोनों का घुमाव बदल जाता है और लगभग 60% पर ये एप्पल के iOS स्टाइल से काफी मेल खाता है। ये iOS ऐप्स और आइकन्स के लिए बेहतर है। पर क्या इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वेब पर? नहीं, वेब डिजाइन में इसे इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। क्यों? वेब पर ये अच्छा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वेब में इसे बनाने का कोई सीधा CSS तरीका नहीं है। डेवलपर बॉर्डर रेडियस का इस्तेमाल करेगा जो एक सामान्य गोल कोना बनाएगा। नतीजा ये होगा कि आपका डिजाइन और असली वेबसाइट अलग-अलग दिखेंगे। ये उन छोटी-छोटी चीजों में से एक है जो डिजाइनर डेवलपर हैंड ऑफ को मुश्किल बना सकती हैं। ये बहुत जरूरी जानकारी है। तो हमने बेसिक शेप्स को देख लिया, पर जब हमें कुछ बहुत ही कस्टम बनाना हो तब पेन टूल और वेक्टर्स की दुनिया शुरू होती है। और मैंने सुना है कि फिग्मा का वेक्टर्स को संभालने का तरीका बाकी ऐप से बिल्कुल अलग है। ये फिग्मा की असली सुपर पावर है। इसे वेक्टर नेटवर्क्स कहते हैं। ज्यादातर डिजाइन ऐप्स में एक वेक्टर पॉइंट से या तो एक लाइन अंदर आती है और एक बाहर जाती है, लेकिन फिग्मा में एक पॉइंट से कितने भी रास्ते निकल सकते हैं और जुड़ सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या है? इसका मतलब है कि आप बहुत जटिल आकृतियां एक ही लेयर में बना सकते हैं। सोचिए, आपको एक ऐसा आइकन बनाना है जिसमें कई लाइनें एक ही जगह आके मिल रही हैं। दूसरे ऐप्स में आपको कई अलग-अलग शेप्स को जोड़ना पड़ेगा। फिग्मा में आप ये सब एक ही वेक्टर ऑब्जेक्ट के अंदर कर सकते हैं। ये आपके काम को साफ सुथरा और बहुत ज्यादा कुशल बनाता है। और उन वेक्टर्स को आकार देने के लिए बेजियर कर्व्स होते हैं जिनके हैंडल्स को कंट्रोल करना कई लोगों के लिए सरदर्द होता है। हाँ, लेकिन फिग्मा इसे भी आसान बनाता है। हैंडल्स के लिए 3 मोड हैं। पहला, नो मिररिंग, जो नुकीले कोने बनाने के लिए है। दूसरा, मिरर एंगल, जहां दोनों हैंडल एक सीध में रहते हैं लेकिन उनकी लंबाई अलग-अलग हो सकती है। और तीसरा, मिरर एंगल एंड लेंथ, जो पूरी तरह से सिमेट्रिकल कर्व बनाने के लिए है। बस इन 3 मोड्स को समझ लेने से पेन टूल पर आपका कंट्रोल कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, पर मान लीजिए मुझे पेन टूल से कुछ नहीं बनाना है। मुझे बस 2 सर्कल्स को जोड़कर एक बादल जैसी शेप बनानी है। यहाँ पर बूलियन ऑपरेशंस काम आते हैं, है ना? यूनियन, सब्ट्रैक्ट। बिल्कुल। और बूलियन ऑपरेशंस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव? इसका मतलब है कि ये आपकी ओरिजिनल शेप्स को कभी नष्ट नहीं करते। सोचिए कि आपने लेगो के 2 टुकड़ों को जोड़ा है, आप बाद में भी उन्हें आसानी से अलग कर सकते हैं और बदल सकते हैं। फिग्मा में आप बूलियन ग्रुप के अंदर जाकर कभी भी ओरिजिनल सर्कल्स का साइज या पोजीशन बदल सकते हैं। ये तो बहुत लचीलापन देता है। तो फिर फ्लैटन करने का ऑप्शन क्यों दिया गया है? उसे इस्तेमाल करने की जरूरत कब पड़ती है, खासकर जो वो एक डिस्ट्रक्टिव एक्शन है? बहुत अच्छा सवाल है। फ्लैटन करना लेगो के टुकड़ों को गोंद से चिपकाने जैसा है। एक बार चिपक गए तो बस। आप ऐसा तब करते हैं जब आप उस परिणामी शेप के वेक्टर पॉइंट्स को सीधे एडिट करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने 2 सर्कल्स को जोड़कर जो बादल बनाया, आप उसके किसी एक कर्व को पेन टूल से थोड़ा बदलना चाहते हैं। अच्छा। ये आप बूलियन ग्रुप के साथ नहीं कर सकते हैं।
आपको उसे पहले फ्लैटन करके एक सिंगल वेक्टर शेप में बदलना होगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, हमेशा एक बैकअप कॉपी रखें। ये साफ हो गया। तो अब हमारी शेप्स तैयार है। अब उनमें जान डालने का समय है, रंग और प्रभाव। फिग्मा में एक ही ऑब्जेक्ट पर कई फिल्स हो सकते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, जैसे एक इमेज के ऊपर एक कलर ग्रेडियंट लगाना। और रंगों के साथ काम करते समय मैं हमेशा HSL कलर मॉडल इस्तेमाल करने की सलाह देता हूँ। HSL? हाँ, ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस। हेक्स कोड या RGB याद रखना मुश्किल है, लेकिन HSL आपको एक आर्टिस्ट की तरह सोचने में मदद करता है। आप ह्यू बदलकर रंग बदल सकते हैं या सैचुरेशन और लाइटनेस एडजस्ट करके उसी रंग के अलग-अलग शेड्स और टिंट्स बना सकते हैं। ये बहुत ही सहज है। और इमेज फिल्स के बारे में भी कुछ मजेदार ट्रिक्स है। मैंने सुना है कि आप सीधे वेब से SVG कोड कॉपी करके फिग्मा में पेस्ट कर सकती हैं। हाँ, ये एक जबरदस्त टाइम सेवर है। किसी वेबसाइट पर कोई आइकॉन दिखा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में उसका SVG कोड कॉपी किया और फिग्मा में पेस्ट कर दिया। कोई फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं। और एक और प्रो टिप, फिग्मा एनिमेटेड GIFs को भी सपोर्ट करता है। वो आपको एडिटर में हिलते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन जब आप प्रोटोटाइप को प्रेजेंट मोड में चलाएंगे तो GIF प्ले होगा। वाह! लोडिंग एनिमेशंस या छोटे वीडियो दिखाने के लिए ये एक शानदार तरीका है। अब फाइनल टच की बात करते हैं, ब्लेंड मोड्स। ये हमेशा मुझे फोटोशॉप का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फीचर लगता था। क्या डिजाइनर्स को सच में इन सब की जरूरत पड़ती है? आपको सभी 20-25 ब्लेंड मोड जानने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली 90% काम सिर्फ 2 से हो जाता है, मल्टीप्लाई और स्क्रीन। उन्हें आसान भाषा में कैसे समझा जा सकता है? मल्टीप्लाई को ऐसे सोचिए जैसे आप 2 ट्रांसपेरेंट कलर मार्कर एक दूसरे के ऊपर चला रहे हैं। जहां रंग ओवरलैप होते हैं वो और गहरे हो जाते हैं। अच्छा। स्क्रीन इसका ठीक उल्टा है। सोचिए, आप एक अंधेरे कमरे में एक दीवार पर 2 प्रोजेक्टर से रोशनी डाल रहे हैं। जहां दोनों की रोशनी मिलती है वो जगह और ज्यादा चमकदार हो जाती है। ये तो बहुत आसान तरीके से समझ आ गया, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी है या ये सिर्फ कलाकारी के लिए है? नहीं, इसका एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रैक्टिकल इस्तेमाल है। हाल ही में एक प्रोजेक्ट में एक लोगो हल्के बैकग्राउंड के लिए डिजाइन किया गया था और उसमें ओवरलैपिंग हिस्सों के लिए मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड का इस्तेमाल हुआ था। हाँ, जो बहुत अच्छा लग रहा होगा। हाँ, बहुत। लेकिन जब उसी वेबसाइट का डार्क मोड बनाया गया तो वही लोगो गहरे बैकग्राउंड पर बहुत अजीब और लगभग अदृश्य हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई ने उसे और भी गहरा कर दिया। एग्जैक्टली। तो क्या पूरा लोगो फिर से डिजाइन करना पड़ा? नहीं, यहीं पर ब्लेंड मोड्स ने जादू किया। चूंकि स्क्रीन मोड मल्टीप्लाई का ठीक उल्टा है, हमने सिर्फ डार्क मोड के लिए लोगो का ब्लेंड मोड बदलकर स्क्रीन कर दिया। और बस वही लोगो गहरे बैकग्राउंड पर भी सुंदर और परफेक्ट दिखने लगा। एक छोटे से बदलाव ने पूरी समस्या हल कर दी। ये दिखाता है कि ब्लेंड मोड सिर्फ कलाकारी नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स हैं। वाह! ये कहानी सच में दिखाती है कि इन टूल्स को गहराई से समझना कितना जरूरी है। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया। हमने देखा कि कैसे मूव और स्केल टूल में एक छोटा सा फर्क आपके डिजाइन की कंसिस्टेंसी बचा सकता है। हमने एलिप्स टूल में छिपे आर्क टूल को खोजा और स्क्विकल्स के पीछे की कहानी जानी। और हमने वेक्टर नेटवर्क्स की सुपर पावर और बुलियन ऑपरेशंस की नॉन डिस्ट्रक्टिव शक्ति को समझा। और अंत में ब्लेंड मोड्स के उस शानदार उदाहरण ने दिखाया कि कैसे एक सिंपल सेटिंग आपको एक बड़े रीडिजाइन से बचा सकती है। ये सच में दिखाता है कि बुनियादी बातों में ही असली महारत छिपी होती है। बिल्कुल, ये छोटे छोटे ज्ञान के टुकड़े ही हैं जो आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो अब जब हम इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं तो एक विचार सोचने के लिए छोड़ते हैं। बताइए। हमने लेयर की ओपेसिटी मतलब पारदर्शिता और उसके अंदर फिल की ओपेसिटी के बारे में बात की। अब इस पर विचार करें। जब आप किसी डिजाइन में सिर्फ फिल की ओपेसिटी को 50% करते हैं और दूसरी तरफ पूरी लेयर की ओपेसिटी को 50% करते हैं तो ब्लेंड मोड्स के साथ इंटरैक्ट करने पर दोनों के परिणाम में क्या फर्क पड़ेगा? एक ही रंग के साथ ये 2 अलग-अलग ओपेसिटी सेटिंग्स डिजाइन में सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर कैसे पैदा कर सकती हैं? इस पर थोड़ा प्रयोग करके देखिए।